subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज अड्डा पर। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। तो राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ कितनी हैं? 22.5%। और बंगाल की खाड़ी की राजस्थान से दूरी की बात करें तो कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब बात करें अगले, तो है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। इसके अंदर 17.3% नदियाँ राजस्थान की आती है। सबसे कम प्रवाह तंत्र कौन सा है इसका? अरब सागरीय प्रवाह अफवाह तंत्र किसका? अपने राजस्थान का। राजस्थान से दूरी की बात करें तो 400 किलोमीटर। आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ सर्वाधिक प्रवाह तंत्र है, क्योंकि ये उद्गम इनका राजस्थान में होता है और समापन भी राजस्थान के अंदर ही हो जाता है। तो इनका सबसे ज़्यादा अपने प्रवाह तंत्र अगर बात करें तो कितना है? 60.2%। अभी स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों के बारे में। तो इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं? पहली है चंबल, बनास, आयड़। इसको कुछ दूर जाने के बाद में, चलने के बाद में, इसको क्या बेड़च बोलते हैं। कोठारी, खारी नदी, मोरेल नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, बाणगंगा नदी, गंभीरी नदी। ये नदियाँ अपने बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ हैं, जो राजस्थान की जो मुख्य रूप से पाई जाती है ना। अब अगले देखो, ये कुछ नदियों के चित्र। जैसे अपन बात करें चंबल की, तो चंबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जा रही है। तो चंबल स्टार्ट कहाँ से हो रही है? जनापाओ की पहाड़ियों से स्टार्ट हो रही है और जा कहाँ रही है? उत्तर प्रदेश में जाके निकल रही है। किधर से? धौलपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी में जाके गिर जाती है। अगर बात करें अपन चंबल की हो गई। अब बात करें जैसे बनास की, तो बनास का उद्गम कहाँ पर है? खमनोर की पहाड़ियों पर, राजसमंद के अंदर। तो अपन एक एक करके सारी नदियों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपनी पहली है चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें तो जनापाव की पहाड़ियों पर ये इसका उद्गम है। तो जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अपने मध्य प्रदेश के अंदर। अगर मध्य प्रदेश में जैसे इसका उद्गम हुआ, अभी ये चंबल नदी चली, आगे चलती जाती है, इसके अंदर काली सिंध आके गिर जाती है, बनास आके गिर जाती है, पार्वती नदी आके इसके अंदर गिर जाती है। तो ये सहायक नदियाँ हो गई किसकी? चंबल की। तो चंबल रिवर यहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर पहुँच जाती है और यमुना में गिर जाती है। अब बात करते हैं चंबल नदी को और ढंग से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपना कहाँ से उद्गम होता है इसका? तो उद्गम की बात करें तो इसका होता है जनापाव की पहाड़ियों पर इसका उद्गम होता है, जो महू के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। ये कौन सी? विंध्याचल पहाड़ियों के अंदर ही है जनापाव की पहाड़ियाँ। अगर बात करें तो उसके बाद में कहाँ? महू के बाद में ये मंदसौर आती है। मंदसौर पे गांधी सागर बांध इस पर बना हुआ है, जो सबसे बड़ा बांध है इस नदी पर। जो सबसे बड़ा बांध है जो कौन सा है? गांधी सागर बांध है, जो मंदसौर के अंदर है। उसके बाद में ये रतलाम में आती है। रतलाम के बाद में कहाँ आती है? नीमच के अंदर आती है। कहाँ पर? नीमच के अंदर आती है उसके बाद में। तो ये मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 4 राज्यों में, 4 जिलों के अंदर आती है। कौन कौन से? महू, मंदसौर, रतलाम और नीमच। और मंदसौर के अंदर इस नदी का सबसे बड़ा बांध है कौन सा? गांधी सागर बांध। अगर बात करें राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? 84गढ़ से प्रवेश करती है। कहाँ पर? 84गढ़ कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर आगे चलते हैं तो बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में इसका सबसे ऊंचा चूलिया जलप्रपात है। वो कितना है? 18 मीटर का है। कितना? सबसे ऊंचा कितना है? 18 मीटर का इसका चूलिया जलप्रपात। अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ में एक और बांध बनाती है, कौन सी? राणा प्रताप सागर बांध। ये भराव क्षमता में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। अगर इसकी बात करें आगे चलने के बाद तो ये कोटा में पहुंचती है। कोटा में क्या है? इसके अंदर 2 बांध है। कौन कौन से? जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। अब एक इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब तो कोटा बैराज के अंदर क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती। जो बाकी के तीनों बांध है, जैसे अपना गांधी सागर बांध हुआ, चाहे से अपना अपना कौन सा दूसरा राणा प्रताप सागर बांध हुआ, तीसरा जवाहर सागर बांध हुआ, तो इन तीनों पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, विद्युत उत्पादन होता है। और जब अपन बात करते हैं जो भराव क्षमता में सबसे अधिक बांध कौन सा है? अपना भराव क्षमता के अंदर अपना राणा प्रताप सागर बांध सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें जो एरिया की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? कोटा बैराज बांध का है। अगर राजस्थान में लंबाई की बात करें तो इसकी 135 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। अगर बात करें तो कोटा के बाद में बूंदी आती है। बूंदी में क्या है इसका एक मुख्य बात? ये केशुराय पाटन में इसकी सबसे ज़्यादा गहराई है। वो कितनी है? 113 मीटर। अब बात करते हैं अपन आगे सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम घाट है, जहाँ पर ये नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। जो त्रिवेणी संगम की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं?
चंबल, बनास और सीप, ये तीनों नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर, उसके बाद में ये अपने यमुना नदी के अंदर गिर जाती है। यमुना नदी कहाँ पर? अपने इटावा, मुरादगंज यूपी के अंदर। फिर ये आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पूरी थी अपनी चंबल नदी। अब चंबल नदी को और देखते हैं अपन आगे थ्योरी के अंदर। तो सबसे पहला है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल की बात करें तो जनापाव की पहाड़ियाँ, जो अपन थ्योरी में देख रहे हैं, अपन डायग्राम में समझा था, अब थ्योरी के अंदर भी देख रहे हैं। अगर बात करें तो जैसे 4 जिलों में बहती है, कौन से? महू में, मंदसौर, रतलाम और नीमच के अंदर। ये 4 जिलों के अंदर यहाँ बहती है। अब बात करते हैं आगे अपने चंबल नदी के अंदर ही है। तो अगला है अपना कि ये 84गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ? 84गढ़ कहाँ पर है? अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चंबल राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। तो 6 जिले कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, उसके बाद कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर होके आगे जाके यमुना में गिर जाती है। अब आगे चलते हैं इसी के अंदर। ये नदी राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ये चीज़ नहीं बताई थी मैंने। ये सबसे लंबी क्या बनाती है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। और इसकी लंबाई की बात करें, कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर, जिसमें से 135 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। अगर चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है? गुजाली हुई, बामणी हुई, कुन्नू हुई, चाकण, बनास, काली सिंध, पार्वती, कुराल, मेज और सीप नदियाँ इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। आगे चलते हैं अपन बनास नदी की बात करें तो ये चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी? बनास नदी। अगर बात करें काली सिंध की तो चंबल की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध। विश्व की एकमात्र नदी जो 100 किलोमीटर में 4 बांध बनाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी है जो 100 किलोमीटर के अंदर 4 बांध बनाती है? चंबल नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो 100 किलोमीटर में 4 बांध बनाती है। अब आगे चलते हैं कौन कौन से बांध है। तो पहला है अपना गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर बात करें जो इस नदी का सबसे बड़ा बांध है। और दूसरी बात करें चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान का भराव क्षमता में सबसे बड़ा बांध है। और इससे रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को जल आपूर्ति की जाती है। अगला है अपना पॉइंट कोटा में जवाहर सागर बांध, इसे पिकअप बांध और कोटा बैराज बांध को सिंचाई बांध कहा जाता है और ये स्थित है। ये 4 बांध हो गए। अपने बात करते हैं भैंसरोडगढ़ की। भैंसरोडगढ़ में क्या है? इसके सबसे ऊंचा चूलिया जलप्रपात है। वो कितना है? 18 मीटर का। अगर राजस्थान का सबसे बड़ा है, ऊंचा है। अगर बात करें त्रिवेणी संगम का तो त्रिवेणी संगम की बात करते हैं तो कौन कौन सी है? चंबल प्लस बनास प्लस सीपी, तीनों मिलकर रामेश्वरम घाट में सवाई माधोपुर के अंदर ये अपने क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे चलते हैं चंबल नदी के अंदर। अगर चंबल नदी के उपनाम की बात करें तो चरमनवती, कामधेनु व नित्यवाही नदी। इसे हम 12मासी नदी भी कहते हैं क्योंकि इसमें अवनलिका प्रदन होता है, मतलब गली इरोजन होता है। सबसे ज़्यादा इरोजन कहाँ पे होता है? इसका सर्वाधिक होता है कोटा के अंदर। गहराई की बात हो गई, केशुराय पाटन बूंदी के अंदर इसका सबसे ज़्यादा गहराई है। वो कितनी है? 113 मीटर। अब आगे चलते हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। इस नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं, जो मैं बता ही चुका हूँ। विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 4 बांध बने हुए हैं। आगे चलते हैं चंबल, बनास, लूनी, सर्वाधिक 6 जिलों में बहने वाली नदियाँ हैं। जिस अपनी जो ये चंबल हुई, बनास हुई और लूनी हुई। बनास अभी अगला पढ़ लेंगे अपन, तो लूनी बाद में पढ़ेंगे। तो ये तीनों नदियाँ कौन सी है? 6 जिलों में बहने वाली नदियाँ हैं। अब आगे चलते हैं चंबल के अंदर ही। चंबल सीधी यमुना में गिरने वाली 2 ही नदियाँ कौन सी? एक तो चंबल, दूसरी बाणगंगा। अगर समापन की बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट मुरादगंज स्थान पर यमुना नदी में ये मिल जाती है। अगली है अपनी बनास नदी। अगर बात करते हैं बनास नदी की तो बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियाँ। कहाँ पर? खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अपने खमनोर की पहाड़ियाँ अपनी राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर? राजसमंद के अंदर है। अगर बात करें आगे जाके एक त्रिवेणी संगम बनाती है भीलवाड़ा और मांडलगढ़ के बीच में। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर ही है। एक तो बिंगोद और दूसरा मांडलगढ़, इन दोनों के बीच में त्रिवेणी संगम बनाती है। तो इस त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदी आती है? एक तो बनास, दूसरी बेडस, तीसरी मेनाल नदी। तो ये तीनों नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। और सर्वाधिक त्रिवेणी संगम इसी नदी पर बनते हैं। फिर इसके बाद में ये आती है अजमेर। अजमेर में आके फिर ये त्रिवेणी संगम बनाती है।
त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे आके फिर इसरदा बांध आ जाता है, टोंक बीसलपुर। तो टोंक बीसलपुर के बाद में त्रिवेणी संगम में कौन सा, बनास प्लस डाई और खारी, ये तीनों नदी मिलकर यहाँ पर क्या बनाती है, फिर त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके बाद में आता है इसरदा बांध इस नदी पर है, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसके बाद में अपने रामेश्वरम में फिर त्रिवेणी नदी वो बनाती है क्या, त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदी है अपने यहाँ पर, सीप, बनास और चंबल, ये तो तीनों नदियाँ क्या क्या बनाती हैं यहाँ पर आके, फिर अपने वो बनाती हैं त्रिवेणी संगम। तो 3 त्रिवेणी संगम बना गई और ये फिर कहाँ पे, चंबल में समापन हो जाता है इसका। अब थ्योरी देख लेते हैं इसकी। अगर थ्योरी की बात करें तो उद्गम कहाँ पर है इसका, राजसमंद जिले के अंदर खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में बहती है। तो ये भी 6 जिलों में बहती है, चंबल भी 6 जिलों में बहती है और लूणी भी 6 जिलों में बहती है, याद रखने वाली चीज़। आगे चलते हैं अपन। उपनाम की बात करें तो वशिष्ठी, वन की आशा या वर्णाशा, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली भी नदी है। तो कितने बनाती है, 3 बनाती है, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। अब आगे चलते हैं कि कौन कौन से बनाती है वो। हाँ देखो, बिंगौद और बांडलगढ़ के बीच में बनाती है कौन सी, बनास, बेडच और मेनाल नदियों का संगम होता है, इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो 3 बनाती है, एक तो यहाँ पर। दूसरा बनाती है राजमहल टोंक के अंदर, ये बनास, खारी और डाई, ये तीनों नदियाँ मिलकर बनाती है। और रामेश्वरम के अंदर बनास, चंबल और सीप, ये तीनों नदियाँ मिलकर अपने त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे चलते हैं इसी के अंदर। अगर बात करें सहायक नदी कौन कौन सी इसकी, डाई हुई, बांडी हुई, कोठारी हुई, खारी हुई, बेडच हुई, मेनाल हुई, मासी हुई और मोरेल, ये इसकी कुछ प्रमुख अपनी सहायक नदियाँ हैं। खारी की बात करें तो बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है और बनास की इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल की। अगर समापन की बात करें तो सवाई माधोपुर कोटा जिले की सीमा पर रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है, तो इसका समापन वहीं पे हो जाता है। अगली है अपनी कोठारी नदी। कोठारी नदी की बात करें तो ये बनास की अपनी सहायक नदी है, किसकी, बनास की। अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद के अंदर। ये फिर कहाँ से, भीलवाड़ा होते हैं, मेजा बांध बनाती है कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर, मांडलगढ़, भीलवाड़ा मांडलगढ़ के अंदर ही क्या बनाती है, मेजा बांध बनाती है। और समापन इसका क्या हो जाता है, अपने बनास के अंदर। आगे चलते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल की बात करें तो दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद के अंदर। इसकी लंबाई की बात करें तो 145 किलोमीटर लंबी है और ये बनास नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। मेजा बांध बनाती है कोठारी नदी पर। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले को पीने का पानी प्रदान करता है, तो मतलब भीलवाड़ा को ये अपने पीने का पानी भी प्रदान करता है। समापन कोटड़ी तहसील में नंदराई भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। इसका कहाँ पे होता है समापन, बनास में होता है, कहाँ पर, नंदराई भीलवाड़ा के अंदर। और तहसील कौन सी है, कोटड़ी तहसील। अगली है अपनी अब है बेडच नदी। बेडच नदी की बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है और फिर आयड़ नदी कहलाती है। कहाँ तक ये, अपने उदय सागर झील है कहाँ पर, उदयपुर के अंदर, तो ये वहाँ तक क्या कहलाती है अपनी आयड़ झील, वो आयड़ नदी कहलाती है। उसके बाद में ये बेडच कहलाती है। फिर आगे चलकर ये अपने चटियावाली चित्तौड़गढ़ पे गंभीरी नदी इसमें आके जाके मिलती है, कौन सी, चटियावाली चित्तौड़गढ़ पर। इसके अंदर गंभीरी नदी आकर मिल जाती है इधर से। और गंभीरी नदी की बात करें तो जावरा की पहाड़ियों से इसका वो उद्गम होता है, अभी देख लेंगे वो तो। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी बना हुआ है। फिर आगे जाके समापन इसका कहाँ पे हो जाता है, अपने बिंगौल भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी में जाकर ये मिल जाती है। आगे इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। उद्गम स्थल की बात करें तो उदयपुर गोगुंदा की पहाड़ियों पर इसका उद्गम होता है और ये उदय सागर झील तक ये नदी आयड़ नदी के उपनाम से जानी जाती है और उदय सागर से निकलने के बाद ये बेडच नदी के नाम से जानी जाती है। तो पूछा जाता है निम्न में से कौन सी बेडच नदी है, फिर आपसे पूछा जा सकता है आयड़, ऑप्शन आ जाएंगे 3-4, उसमें से आयड़ आपको टिक करना है। अगला है अपना इसी के अंदर, इसकी लंबाई की बात करें तो 157 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, जो बनास में जिन दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी। अगर अपन चंबल की बात करें तो कौन सी थी, काली सिंध नदी थी जो दाईं ओर से उसकी सबसे लंबी सहायक नदी थी।
और वैसे बात करें चंबल की, कौन सी थी, बनास नदी उसकी सबसे लंबी सहायक नदी थी। और दाईं ओर से कौन सी थी, काली सिंध। अपन चंबल की बात करें तो। और बनास में दाईं ओर से गिरने वाली लंबी सहायक नदी कौन सी है उसकी, आयड़ या बेडस नदी। अगर समापन की बात करें, यह नदी चित्तौड़ जिलों में बहती हुई अंत में भीलवाड़ा के जिले के अंदर बिगौद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। अगली अपनी गंभीरी नदी। गंभीरी नदी की बात करें तो ये जावरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। फिर ये रतलाम के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। फिर ये गंभीरी बांध बनाती है कहाँ पर, निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर ये गंभीरी बांध है। फिर उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मतलब वहाँ पर चटियावाली स्थान पर चित्तौड़गढ़ के अंदर ये उसमें अपने क्या बोलते हैं, बेडस नदी के अंदर गिर जाती है। और इसका समापन कहाँ पे हो जाता है, समापन ये तो उसका हो गया, तो इसका समापन तो यहीं आ गया। अब आगे चलते हैं, इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं 1 मिनट। उद्गम स्थल। उद्गम स्थल कौन सा, मध्य प्रदेश के जावरा पहाड़ियों रतलाम से निकलती है और इस नदी पर निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में गंभीरी बांध का निर्माण किया गया है। आगे है इसी नदी के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास यह बेडस नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास। और समापन क्या होता है इसका, चित्तौड़गढ़ के चटियावाली नामक स्थान पर ये बेडस नदी में। अब बात करते हैं काली सिंध नदी। ये किसके लिए, किसकी सहायक नदी है, चंबल की। चंबल की सहायक नदी। अगर बात करें इसका उद्गम कहाँ होता है, इसका उद्गम होता है विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश के अंदर, वो देवास। अगर बात करें राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये झालावाड़ के 12 गांव से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। अगर त्रिवेणी संगम की बात करें तो परवन, काली सिंध और आहू नदियाँ, ये 3 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। त्रिवेणी संगम नदियाँ, मतलब त्रिवेणी संगम बनाती है, तीनों नदियाँ एक जगह के गिर जाती है। अगर राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 145 किलोमीटर है। गागरोन दुर्ग इसी नदी पर बना हुआ है। जल दुर्ग भी यहाँ पर झालावाड़ के अंदर। और कहाँ गिरती है, कोटा के अंदर चंबल नदी में गिर जाती है। कौन सी जगह, नौनेरा। कौन सी, नौनेरा। अगर बात करें अपन परवन नदी की, कौन सी, परवन नदी की, तो परवन नदी कहाँ से कहाँ पर है इसका, ये विंध्याचल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये मनोहर थाना होते हुए अपने किस में आ जाती है, ये काली सिंध नदी में गिर जाती है। आगे चलते हैं अपन, इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो थ्योरी अपने उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश में देवास के निकट बागली स्थान से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करें 278 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है इसकी लंबाई, 145 किलोमीटर। ध्यान देना कि राजस्थान पूछा है, कुल पूछा है वहाँ पे क्वेश्चन में। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो झालावाड़ जिले से होता है, 12 गांव से। अब आगे अपना सहायक नदियाँ कौन सी, आहू, पिपलाज, क्यासरी, रेवा, निवाज और परवन। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, परवन, काली सिंध और आहू, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, अपने त्रिवेणी संगम बनाती है इस नदी पर। संगम पर गागरोन का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। जो त्रिवेणी संगम में वहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध जल दुर्ग। अगर समापन की बात करें, कोटा के नौनेरा स्थान पर चंबल नदी में मिल जाने से इसका समापन हो जाता है। अगली है अपनी पार्वती नदी। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है, अपनी चंबल की। अगर बात करें इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की उत्तरी ढालों से इसका उद्गम हुआ है। किसके, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढालों से इसका उद्गम हुआ है। अगर बात करते हैं अपन इसकी प्रवेश कहाँ करती है राजस्थान के अंदर, तो प्रवेश करती है करियाहट 12 के अंदर, ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और इसका समापन कहाँ हो जाता है, कोटा चंबल के अंदर इसका समापन हो जाता है। अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी, छोटी सी थ्योरी है इसकी भी, कि मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत श्रेणी से उत्तरी ढालों से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश करती है करियाहट 12 से होता है इसका। और समापन चंबल नदी के अंदर मिल जाने से हो जाता है इसका समापन। कहाँ पर, कोटा जिले के अंदर। आगे चलते हैं, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी की बात करें तो ये बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं और ये रामगढ़ बांध इसी नदी पर बना हुआ है। फिर दौसा, फिर भरतपुर, ये अजान बांध, फिर अपने कौन सा आ गया, फतेहाबाद, आगरा, यूपी के अंदर ये गिर जाती है। तो ये क्या पर है, यमुना के अंदर गिरती है। तो 2 नदियाँ कौन कौन सी जो इसके अंदर गिरती है, एक तो अपनी हो गई चंबल नदी जो यमुना के अंदर गिरती है, और दूसरी बाणगंगा जो यमुना के अंदर गिरती है। अगर बात करी जाए रामगढ़ बांध किसने बनाया था, तो जयपुर में इसका निर्माण करवाया था राम सिंह ने इसका रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था। आगे इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। उद्गम जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से। लंबाई की बात करें तो 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उपनाम की बात करें तो अर्जुन की गंगा बोला जाता है इसे।
ताला नदी बोला जाता है, खंडित बोला जाता है और रुंडित नदी से बोला जाता है। किसको? बाणगंगा नदी को। आगे चलते हैं अपन। इस नदी पर जमवा रामगढ़ जयपुर में रामगढ़ बांध बनाया गया है, जिससे जयपुर को पेयजल आपूर्ति होती है। लेकिन अभी तो ये सूखी पड़ी है, तो अभी पेयजल आपूर्ति कहाँ से हो रही है जयपुर की? बीसलपुर से। बीसलपुर बांध का पानी अभी कहाँ पर आ रहा है? जयपुर में आ रहा है। जयपुर, टोंक, अजमेर, यहाँ पर बीसलपुर पेयजल आपूर्ति करवा रहा है। अगर बात करें समापन की, तो उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। कौन सी? बाणगंगा नदी। तो दो नदियाँ कौन कौन सी अपनी उसमें गिरती है डायरेक्ट जाकर यमुना के अंदर? चंबल और ये दूसरी बाणगंगा नदी। अब बात करते हैं अपन खारी नदी की। तो खारी नदी किसकी है? बनास की सहायक नदी है। अगर बात करें खारी नदी, तो बिजराल की पहाड़ियों और राजसमंद में इसका उद्गम होता है। भीलवाड़ा आसींद होते हुए देवली टोंक के अंदर बनास नदी के अंदर गिर जाती है। अगर बात करें हल्की सी थ्योरी इसकी भी, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा शाहपुरा में ये मानसी नदी आकर मिलती है। तो भीलवाड़ा के शाहपुरा में इसके अंदर मानसी नदी आकर मिलती है और ये इसका समापन कहाँ पे हो जाता है? अपने टोंक के अंदर देवरी नामक स्थान पर बनास नदी के अंदर इसका समापन हो जाता है। अब बात करें मोरेल नदी। मोरेल नदी चैनपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये बस्सी जयपुर के अंदर है। कौन सी? चैनपुरा की पहाड़ियाँ। फिर ये दौसा, फिर सवाई माधोपुर होते हुए करौली के अंदर समापन हो जाता है और ये भी बनास के अंदर जाकर गिरती है। अगर बात करें इस पे, तो सवाई माधोपुर पे इस पे पीलूखेड़ा बांध बना हुआ है। तो सवाई माधोपुर गांव, वो पीलूखेड़ा गांव में इस पर मोरेल गांव है, वो मोरेल बांध है, पीलूखेड़ा गांव है वो। तो उद्गम स्थल कहाँ पर है इसका? जयपुर चैनपुरा बस्ती के अंदर। ये जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों में बहती है और करौली के अंदर ही इसका समापन हो जाता है। किसमें? बनास के अंदर ये जाकर मिल जाती है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान जी के में जो जिसको भी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।